हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक शर्मा। आज के इस वीडियो में हम चार मेजर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट एजिंग पॉपुलेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 20 से 22% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 60 साल से ऊपर होने वाली है एंड इसमें महिलाओं की पॉपुलेशन खासकर ज्यादा होगी। तो इसके बारे में कुछ कंसर्न्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। देन साइबर क्राइम एंड ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में हम बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन आया जिसको चाइना और रशिया मिलकर लेके आए थे, तो इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया एंड इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे। देन डी डॉलराइजेशन के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। एक समय पे 200 बिलियन डॉलर का यूएस रिजर्व, 200 प्लस बिलियन डॉलर का यूएस डॉलर रिजर्व इंडिया मेंटेन करता था, अब ऑलमोस्ट इसको हाफ करने पे क्यों लगा हुआ है इंडिया। वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लास्ट में हम बात करेंगे लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल की, जो कि रिसेंटली हमारी डिफेंस की जो कंपनी है डीआरडीओ वो बिल्ड कर रही है। तो ये एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखो, ये तो हमें पता है कि इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब वर्किंग ग्रुप के अंदर या वर्किंग जो पॉपुलेशन है इंडिया की सफिशिएंटली लार्जर है एज कंपेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन। डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है? जैसे 0 से लेके 15 साल तक का बच्चा और 60 से लेके उससे ऊपर के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इंडिया के पास लार्जर पॉपुलेशन 15 से लेके 60 साल की उम्र के बीच में आती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसमें इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। बट कुछ स्टेट्स हैं, जैसे आपकी स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, जो 2036 आते आते ऑलमोस्ट 22% और 20% रिस्पेक्टिवली जिनकी पॉपुलेशन एल्डरली होने वाली है। तो मतलब आने वाले समय में इन बुजुर्गों की सेवा करने के लिए आपको केयर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना होगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 60 प्लस के जो लोग हैं इनको स्पेशल मेडिकल फोकस चाहिए होता है, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट चाहिए होता है। पहले के जमाने में जहां पर ज्वाइंट फैमिलीज होती थी ये सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता था, जहां पे ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना कहीं ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखते थे और वो ग्रैंड चाइल्ड कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखते थे। तो एक दूसरे का एक अच्छा बॉन्ड रहता था। बट क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है एंड मोर ओवर ज्यादातर ये जो बुजुर्ग होते हैं इनको कुछ ना कुछ क्रोनिक डिजीज रहती है, तो इस वजह से इनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अभी ऑल दो पॉपुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, 138 मिलियन के आसपास है, बट आने वाले समय में 2050 में ऑलमोस्ट ये 3 टाइम एक्सपैंड करने वाली है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन होगा, क्योंकि फर्टिलिटी रेट आपका घट रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली आगे एजिंग ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंड इससे ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले आपके सदर्न स्टेट्स में देखने को मिलेगी, खासकर केरला एंड तमिलनाडु। अब बात ये आती है कि जो नेशनल हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट इज समवेयर अराउंड 2, कि हम दो हमारे दो, तो रिप्लेसमेंट रेट पे है हम ऑलमोस्ट। वैसे रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है बट उससे भी थोड़ा हम नीचे ही हैं। सदर्न स्टेट्स की बात करें केरला और तमिलनाडु की, इनका तो 1.8 है, मतलब आने वाले समय में यहां पर पॉपुलेशन श्रिंक करेगी। जबकि बिहार की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट से काफी हाई है, 3 के आसपास है, हम 2 हमारे 3, और उत्तर प्रदेश में हम 2 हमारे 2.5। तो यहां पे यंगर पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज करेगी। तो कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड तो वैसे हमारे पास 2041 में पीक पे पहुंचेगा एंड लास्ट करेगा 2055-56 तक। तो हमें अभी यहां पे फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इन डेमोग्राफिक डिविडेंड को नॉर्थ और सदर्न स्टेट्स के बीच में बैलेंस आउट कर सकते हैं। नॉर्थ में यंग पॉपुलेशन होगी, साउथ में ओल्ड, तो कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं। मोर ओवर सिल्वर इकोनॉमी या केयर इकोनॉमी, ये एक नया इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो सदर्न स्टेट है इनके ऊपर तो बेचारों के ऊपर डबल मार पड़ रही है। एक तरफ हम बात करें तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है, इनका जो टैक्सेस है, टैक्स जो का पैसा इनको जो मिलता है वो घटता जा रहा है, बिकॉज आने वाले समय में टैक्स कलेक्शन भी आपका कम हो जाएगा। एंड मोर ओवर डीलिमिटेशन कमीशन जो 2026 में आने वाला है, उसके बाद आने वाला है, इनसे इनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस भी थोड़ी कम हो जाएगी।
तो कहते हैं इनके ऊपर तो दोहरी मार पड़ रही है। मोर ओवर जेंडर गैप भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वुमेन सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में मेल से ज्यादा फीमेल की एज देखने को मिलती है और इनके पास किसी तरह का फाइनेंशियल एसेट नहीं होता, कोई पेंशन स्कीम नहीं है, तो इस वजह से इनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। मोर ओवर इनफॉर्मल सेफ्टी नेट्स जो थे वो भी खत्म हो चुके हैं माइग्रेशन की वजह से, न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से। अब बात यह है कि जहां पे हम यूथ स्टेट देखते हैं वहां पर ज्यादातर रोजगार नहीं है एंड जो वेल्दी स्टेट्स हैं वो आपकी बूढ़ी होती जा रही है। तो यहां पर इंडिया को कुछ ऐसी पॉलिसीज को डिजाइन करना होगा ताकि दोनों चीजों को बैलेंस आउट कर सके। तो हमें यहां पर पब्लिक फंडेड ओल्ड केयर के ऊपर यानी सिल्वर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना चाहिए। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आनी चाहिए जहां पर ग्रीन एनर्जी एंड केयर इकोनॉमी के ऊपर आप फोकस कीजिए। पेंशन स्कीम में स्पेशली हमें यहां पर कोशिश करनी चाहिए सोशल पेंशन स्कीम हम इंश्योर करें ताकि ग्रेसफुल एजिंग को हम प्रमोट कर सके। मोर ओवर इंटर स्टेट कॉपरेशन भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, जहां पे माइग्रेशन के थ्रू हम ब्रिज कर सकते हैं लेबर गैप को। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। साइबर क्राइम्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस साल भारत के अंदर 2025 के अंदर जो गवर्नमेंट का डाटा था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, इसके अकॉर्डिंगली 20,000 करोड़ के आसपास का साइबर फ्रॉड हमें देखने को मिला था बाय द मंथ ऑफ अगस्त 2025 और उसके बाद आप ये मान के चलो 30-40 करोड़ के आसपास का ये रहा होगा। तो साइबर क्राइम कन्वेंशन की बात की जाए यूनाइटेड नेशन के एम्बिट में अभी 2025 में लेट 2025 में इसे ओपन किया गया सभी के सिग्नेचर के लिए। तो ना इंडिया ने ज्वाइन किया, ना यूएस ने, जापान ने, कनाडा ने, किसी ने भी इसको ज्वाइन नहीं किया। कहते दो ही कन्वेंशन है जो आपके साइबर सिक्योरिटी से डील करते हैं, एक वेस्ट का बुदापेस्ट कन्वेंशन और एक आपके रशिया और चाइना का यूएन कन्वेंशन। तो कहते कि दोनों ही अगर आप बात करें पोलोसेंट्रिक है। पोलीसेंट्रिक मतलब इन द सेंस यहां पर आप ये मान के चलो कि जो प्रैक्टिस है एक्चुअल में और जो प्रिंसिपल है उसमें डिस्कनेक्ट आपको देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर यहां पर फ्रेगमेंटेशन भी है। फ्रेगमेंटेशन कैसे कि भाई जैसे एक ब्लॉक अपनी तरह के कानून चाहता है, दूसरा ब्लॉक अपनी तरह के कानून चाहता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अब जैसे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस कन्वेंशन में क्या थी, इस कन्वेंशन में सीरियस क्राइम को बहुत ज्यादा अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। तो कहते हैं इतना वेगली वर्ड है कि आप किसी भी जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिकल डिसेंट जहां पर आपको देखने को मिल रही है आप उठा के उनको जेल में डाल दोगे। मोर ओवर जैसे इंडिया में एआई मेड वीडियोस के ऊपर 10% वाटरमार्क होना जरूरी है। भाई ये वाटरमार्क नहीं हुआ तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सो ये चीज भी इसमें कहीं ना कहीं आपको ठीक से इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। मोर ओवर मल्टीलेटरलिज्म ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, मतलब दिस इज द एंड स्टेज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। अब ज्यादातर कंट्रीज कहीं ना कहीं बायलेटरल या पुलिलेटरल जो आपके कन्वेंशन होते हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब जहां पर कुछ ग्रुपिंग के थ्रू जैसे क्वाड या आपके 5i या ऐसे कुछ प्रिंसिपल के थ्रू एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज यूएन के अंदर चीजें पूरी तरह से सक्सेसफुली आप लाइक हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं यूनिवर्सल का तो स्कोप आप छोड़ दीजिए। अब जैसे बुदापेस्ट है वो इन्विटेशन के थ्रू ही आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूएन कन्वेंशन खुला था सबके लिए, बट कहीं ना कहीं उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए वो ठीक नहीं थे, तो इस वजह से काफी कंट्रीज ने इसको इग्नोर कर दिया। मोर ओवर कॉपरेशन की बात की जाए तो यस यहाँ पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करने की बात की गई है। डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात की गई है। बट इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कहता है कि भैया आप ये देखिए कि हम अपने डाटा जो है सिटीजन का डाटा है इसके ऊपर और ज्यादा सॉवरेनिटी चाहते हैं, तो इस वजह से हम इस कन्वेंशन के पार्ट नहीं बन सकते। हमें भैया ऑटोनॉमी चाहिए, हम आपके साथ अलाइन नहीं कर सकते कि भाई आप सोचो कि रशिया या रशिया का नाम सुन के हम रशिया की तरफ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप ब्लॉक वाली पॉलिटिक्स हमारे साथ ना खेलो, हमारे को आपसे दोस्ती जितनी है उतनी ही दोस्ती हमारी वेस्ट के साथ भी है। तो इंडिया बुदापेस्ट कन्वेंशन को भी अवॉइड करता है बिकॉज वहां पर स्टार्टिंग से हम उसके पार्ट नहीं थे। उन्होंने कन्वेंशन बना लिया, उसके बाद हमें कहते हैं कि आ जाओ ज्वाइन कर लो, तो वो चीज नहीं। फ्रेमिंग में अगर हम पार्ट नहीं है तो हम आपके वैसे भी पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि भैया देखो अभी अपनी खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना होगा, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट को आप कहीं ना कहीं तैयार कीजिए ताकि ऐसे कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैटर्स में वो इंडिया का पक्ष भी रख सके। मोर ओवर आपको डोमेस्टिक लॉ को इंटरनेशनल लॉ के साथ हार्मोनाइज करने की जरूरत है एंड आप यहाँ पे रीजनल स्टैंडर्ड्स को बिल्ड कर सकते हो, चाहे क्वाड हो, आपके बिम्स्टेक हो, ऐसे कुछ आप कन्वेंशंस खुद से भी रीजनल लेवल पे भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दिस वाज द थिंग जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी।
अब ट्रंप क्या है, यूएस के दिन फिर गए हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, पिछले कुछ सालों में खासकर 2025 के बाद से, मतलब 2025 से ही काफी सारी कंट्रीज ने गोल्ड रिजर्व को अपने इंक्रीज करने की ठान ली है। और इसी वजह से यह देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल गोल्ड प्राइस के रेट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप ये मान के चलो, अभी एक साल पहले की ही बात थी जब ये 60-70 हजार के आसपास पे गोल्ड था, और तब भी मैं सोच रहा था कि भाई गोल्ड लेंगे, बट इतना पैसा नहीं था। बट आज भी ये सोच रहे हैं कि गोल्ड लेंगे, बट उतना पैसा भी नहीं है। सो द थिंग इज, यहां पे डी डॉलराइजेशन की एक स्ट्रैटेजी चल रही है, तो जिससे सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, गोल्ड की अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कहते हैं डी डॉलराइजेशन क्या होता है। अभी तक वर्ल्ड ट्रेड जो भी चल रही है उसमें डॉलर का डोमिनेंस है। मतलब आप सामान कहीं से भी खरीदें, जैसे हम तेल खरीद रहे हैं सऊदी यूएई से, बट पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। तो यहां पे डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि उस डॉलर के ऊपर आप अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हो। तो ये हमने देखा कि भाई यूएस ने इसे फाइनेंशियल वेपन के तौर पे कहीं ना कहीं यूज किया। अब जैसे रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया 2022 में। तो अब हमें ये समझ में आया कि भाई अगर हम कल को कोई हमारे साथ यूएस के कोई प्रॉब्लम हो जाती है एंड हमने डॉलर बेस्ड कोई एसेट रखा हुआ है, यूएस उसे फ्रीज कर सकता है। तो वी डोंट वांट दैट रिस्क। तो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूटने लगा। फिर उसके बाद जैसे ब्रिक्स कंट्री ने कहा कि हम अपनी ना अलग से करेंसी बनाना चाहते हैं, तो कहा कि हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो उसके ऊपर आप, अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो वो गलत है। आपको ग्रीनलैंड चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको वेनेजुला चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पे आप ये मान के चलो मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी चल रही है। एंड ये जो यूएस जो कैपिटल फ्लो को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से आपको ज्यादातर क्या देखने को मिल रहा है, जैसे यूरोपियन पेंशन फंड है, इन्होंने डॉलर को त्याग दिया, मतलब उसे डंप करना स्टार्ट कर दिया। एंड इवन कमोडिटीज के ऊपर अगर हम बात करें तो लाइक आज की डेट में ट्रेड भी कुछ कंट्रीज आपस में नॉन डॉलर बेस्ड करेंसीज में करने लगे कि भाई थर्ड कंट्री की आप करेंसी दे दो, बट आप डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते, इट्स ओके, जैसे हम रशिया के साथ भी कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि भाई देखो, पहले ये माना जाता था कि भाई आप अगर डॉलर में इन्वेस्ट करते हो इट्स सेफ, बट अभी ये कहा जा रहा है कि भी गोल्ड सबसे बेटर है। एंड इसी वजह से आप ये देखिए कि आरबीआई की गोल्ड होल्डिंग की वैल्यू में ऑलमोस्ट 70% का इंक्रीज देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो यूएस के पास पहले एक एबिलिटी होती थी कि वो यूनिलेटरली सब कुछ शेप कर सकता था। अब यहां पे ये शिफ्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि यूएस ऐसा नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक समय पे 71% जो ट्रेड हुआ करती थी उसमें जो फॉरेक्स का शेयर डॉलर का हुआ करता था वो 71% हुआ करता था। अब ये घट के ऑलमोस्ट 58.5 पे पहुंच गया। आने वाले समय में ये और कम हो सकता है। एंड यहां पे अगर आप आरबीआई की भी बात करें तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो कि हमने 17% अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गोल्ड की होल्डिंग इंक्रीज करी है, मतलब 17% पे ले गए जो कि पहले 12% पे होती थी। एंड ट्रेजरी एक्सपोजर को भी कम किया है हमने, $234 बिलियन से घटा के 186 किया, और उसको फर्दर हम रिड्यूस करने वाले हैं। हम वैसे भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रुपये को लाइक हम इंटरनेशनलाइज कर सके, बट यहां पे आपको ये समझना होगा कि हमें फेस डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी। जैसे यूरो और येन काफी स्टेबल है, तो डॉलर की जगह हम इनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। देन लोकल मार्केट की बात करें तो आप रुपये को स्ट्रेंथन करो, रुपये के बेस जो बॉन्ड है उनकी मार्केट को बेटर करो, इससे आपको और बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी प्रेजेंस को मेंटेन करके रखो, दैट्स द लास्ट थिंग। अब बात करते हैं आज क्या लास्ट आर्टिकल, लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। देखो हाइपरसोनिक क्या होती है, ऐसी एक मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक एंड बियॉन्ड हो। अब 5 मैक क्या होती है, देखो मैक एक तरह का आपका रेशियो है, किसका, लेट्स से आपके एक ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड को कंपेयर किया जाता है स्पीड ऑफ साउंड से। तो अगर ये रेशियो 5 या 5 से ऊपर आई तो इसे कहा जाता है 5 मैक। अब यानी साउंड की स्पीड से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 5 टाइम ज्यादा स्पीड पे रन कर रहा होगा। डीआरडीओ की बनाई गई ये जो मिसाइल है ये सी डिनायल के नाम से जानी जाती है। सी डिनायल क्यों, क्योंकि आपके समुद्री क्षेत्र में कोई जल्दी से एंटर नहीं कर पाएगा। अब ऐसा क्यों, मात्र 1500 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए, मात्र 1500, ज्यादा नहीं, इस मिसाइल को हार्डली आपका 15 मिनट के आसपास लगेगा, मतलब 1 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर।
10 मैक की इनिशियल स्पीड है, सस्टेनेबल स्पीड समवेयर अराउंड 5 मैक है, क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, मतलब स्टार्टिंग में और एंड में थोड़ा बहुत आप इसके मैनोवर को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड सॉलिड प्रोपोर्शन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। एंड आप ये मान के चलो कि करंटली एक वेरिएंट हमारा हमने नेवी के लिए बिल्ड किया है, बट आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी बहुत जल्द इसे बिल्ड किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो इसमें इंडिया की एंटी एक्सेस एंड एंटी डिनायल एरिया डिनायल जो हम चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन में हम प्रमोट कर सकें कि भाई कोई हमारे एरिया में घुसने को गुस्ताखी ना करे, तो उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं इंडिजिनस मटेरियल को बिल्ड कर रहे हैं, तो इससे हमारी फॉरेन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एंड स्पीड का तो एडवांटेज है ही है, जिसको हमने ब्रह्मोस के केस में भी देखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक नई डिस्कशन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।